स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलतागंज में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी घटना चक्र की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने मिडाइवल इंडिया को कंप्लीट कर लिया है और हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट किया है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने ऑलरेडी एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस यानी यूरोपीय कंपनियों का आगमन इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। राइट। ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, जो 1600 में बनी थी। राइट। जिन ब्रिटिशर्स ने हम पर 100 साल तक राज किया था, उनके और बंगाल के नवाब की हम बात करेंगे। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम थोड़ा सा गो थ्रू कर लेंगे नोट्स के, और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां से इस जो आपका स्टार्ट होता है ये टॉपिक, इसमें स्टार्ट ही मुर्शिद कुली खां से हम स्टार्ट करते हैं। वो 1717 से 1727 तक बंगाल का लास्ट गवर्नर था, जो मुगल सम्राट ने नियुक्त किया था। यहाँ पर ब्रिटिशर्स की बात नहीं हो रही है, मुगल सम्राट ने जिसे नियुक्त किया था वो अंतिम जो गवर्नर था बंगाल का, वो मुर्शिद कुली खान था। ठीक, उसने अपनी राजधानी ढाका थी, उसकी ढाका बांग्लादेश आप जानते होंगे, उससे मकसूदाबाद बनवाई, और मकसूदाबाद से उसका नाम चेंज करके क्या करवा दिया, मुर्शिदाबाद करवा दिया। उसने भूमि बंदोबस्त, जो हम लोग लैंड सिस्टम पढ़ते हैं ना, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, उसमें इजारा व्यवस्था शुरू की। अब देखिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम में भी आगे भी आपको पढ़ाऊंगी, जिसमें हम जमींदारी पढ़ेंगे। राइट। जमींदारी पढ़ेंगे, जमींदारी सिस्टम, ठीक है, जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे, रयतवाड़ी सिस्टम पढ़ेंगे। तो काफ़ी सिस्टम हम लैंड उसमें पढ़ेंगे। बट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो मुर्शिद कुली खान ने सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसे हम क्या कहते हैं, इजारा सिस्टम। राइट। इजारा सिस्टम कहते हैं। इजारा सिस्टम इज समथिंग लाइक आपका जमींदारी सिस्टम की तरह ही होता है। इसमें भी थर्ड पार्टी बीच में जो है एक मिडिल मैन, एक जो मिडिल मैन होता है, बिचौलिया जिसे बोलते हैं, वो इजारा सिस्टम में भी हमें देखने को मिलता है, जैसे हमें जमींदारी सिस्टम में देखने को मिलता है। मिडिल मैन का मतलब ये है कि जैसे ये हो गया आपका, मान लीजिए कहीं स्पेस, सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे क्या होता है। ये मान लीजिए ये है कौन, एक पीजेंट, एक किसान, ये एक पीजेंट है। राइट, किसान है, और यहाँ पर ये डायरेक्टली टैक्स देता है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशर्स को। बट अगर ये किसान है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट, मान लीजिए गवर्नमेंट है, इनके बीच में अगर ये डायरेक्ट इसे टैक्स दे रहा है तो कोई बात नहीं। इनके बीच में अगर कोई एक तीसरा आ जाता है, जिसे हम मिडिल मैन बोलते हैं, मिडिल मैन, तो क्या होगा, किसान पहले इस मिडिल मैन को टैक्स देगा, फिर ये मिडिल मैन जाके कलेक्ट करके ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट को देगा। तो यही होता है मिडिल मैन। इसे ही इजारा सिस्टम कहते हैं, जो कि मुर्शिद कुली खान ने स्टार्ट किया था। राइट। और इसे हम आगे चल के जमींदारी सिस्टम भी बोलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम रफ कर देते हैं। यस, अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां ने जो यूरोपियंस थे उनकी तुलना किससे की थी, मधुमक्खियों से, यानी हनी बीज से। जैसे हनी बीज क्या होता है, हनी बीज को अगर हम नहीं छेड़ेंगे तो वो हमें क्या दे जाएंगी, शहद दे जाएंगी, हनी, बी वैक्स दे जाएंगी, और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स दे जाएंगी। लेकिन अगर आपने उसके छत्ते को छेड़ दिया तो फिर वो आपको बाइट करेंगे, और कभी कभी तो इतना बाइटिंग और उसका जो टॉक्सिन होता है वो इतना ज़्यादा इंटेंस होता है कि लोगों की डेथ हो जाती है। तो यही सेंटेंस अलीवर्दी खान ने बोला था, इसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। उनकी मृत्यु के बाद उसका दौहित्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। राइट, उत्तराधिकारी कौन बना, सिराजुद्दौला बना। फिर क्या हुआ, एक ब्लैक होल की घटना हुई। अब ये ब्लैक होल की घटना आप जान लीजिए, ऐसे ही कहानी की तरह सुन लीजिए। ब्लैक होल में क्या था कि
146 जो इंग्लिश लोग थे, अंग्रेज, उनको एक बहुत कंजस्टेड जगह में, ठीक है, एक बहुत ही कंजस्टेड वो जगह थी। आप उसका मेजरमेंट देख सकते हैं, 18 फीट लंबी, 14 फीट चौड़ी और 10 इंच चौड़ी, 18 और 14 फीट 10 इंच चौड़ी थी और 18 फीट लंबी थी। इतनी छोटी सी जगह में 146 अंग्रेजों को बंदी बना लिया गया। तो अब इतनी छोटी सी जगह में अगर इतने सारे लोग होंगे तो ऑब्वियस सी बात है सफोकेशन होगा। तो उसमें सफोकेशन से कई अंग्रेज मर गए। कितने अंग्रेज मर गए? तो आपके जो है केवल 23 बचे, बाकी के क्या हुए? वो मर गए, राइट। तो इसी को हम ब्लैक होल घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जानते हैं, ठीक। ब्लैक होल ट्रेजेडी। उस समय के जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियन थे गुलाम हुसैन, उनकी एक बुक थी जिसका नाम था सियार उल मुतखैरीन। उसमें इसका कोई उल्लेख नहीं किया है, राइट। उसी समय के कंटेम्प्रेरी राइटर थे, उन्हें करना चाहिए था, ठीक है। जिस टाइम पे वो चीज़ें हो रही थी उस समय तो उन्हें करना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक हम लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं, जिसे कहते हैं ना एक्चुअल संस्थापक। एक्चुअल जो पावर में लाया वो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने क्या किया आपको सभी को पता होगा, नहीं पता जान लीजिए कि प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। अब उसने सिराजुद्दौला को हराया और भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की एक नींव रखी, उसकी प्रभुत्व की नींव रखी, ठीक है। तो प्लासी के युद्ध से उसने नींव रखी। अब प्लासी को जान लेते हैं कि प्लासी है कहाँ। प्लासी अभी करंट में उसको पलाशी बोलते हैं। ये वेस्ट बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के तट पे है। ये आ सकता है कि कहाँ पर है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर रहा। कब? 1757 जब प्लासी का युद्ध जीता, तब से लेके 1760 तक, ठीक। 1765 से 67 तक भी फिर से रहा। उसके बीच में कोई और आया, फिर उसके बाद वो फिर से रहा। इस दौरान अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला के साथ उसने इलाहाबाद की संधि भी की। काफी फेमस है इलाहाबाद ट्रीटी, याद रखिएगा। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके टाइम पीरियड में हुआ, जब रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में बंगाल एक तरीके का लुटेरा राज्य बन चुका था, सिर्फ लूटता था लोगों को, ठीक है। क्लाइव एक सैनिक के रूप में जन नेता था। विलियम पिट का कहना है, एक कथन है, कोट है, विलियम पिट ने किया है, वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था, यानी अ हेवन बोर्न जनरल था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। मतलब ऊपर से ही जनरल बन के आया था, पैदाइशी, कहते हैं ना पैदाइशी राजा है हम, तो वैसे ही वो पैदाइशी गवर्नर बन के आया था। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम। अब उनके जो उत्तराधिकारी यानी उनके बाद जो आए वो मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया और रंगपुर के फौजदार के रूप में उसने अपनी योग्यता दर्शाई। उसके बाद उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? मुंगेर ले आया। कौन कौन लेकर आया? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से अभी तक कहाँ थी? आपके मुर्शिद कुली खान ने क्या मुर्शिदाबाद बनाई थी, ठीक है। मुर्शिदाबाद से वो मुंगेर ले आया, क्योंकि वो बहुत कॉन्स्पिरेसी जो थी ना, वो षड्यंत्र से दूर रहना चाहता था, अच्छे से अपना राजकाज कर सके और चीज़ों से दूर रहे, और अंग्रेज़ों का इंटरफेरेंस भी वो नहीं चाहता था। सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का उसने निश्चय किया। इसमें मुंगेर में तोपें और तोड़ेदार बंदूकें यानी कि मैच लॉक गन बनाने की भी व्यवस्था बना ली। मतलब उसको सब कुछ करना ब्रिटिशर्स की तरह था, लेकिन उनका इंटरफेरेंस वो नहीं चाहता था। उसके बाद मीर कासिम ने जो है ये फोकस किया कि हमें इकोनॉमिक जो कंडीशन है उसको सुधारते रहना चाहिए, तभी हम स्ट्रांग रह पाएंगे। जिन अधिकारियों ने गबन गबन मतलब आपका कह सकते हैं कि गड़बड़ किया, ठीक है, थोड़ा सा, तो उन पर उसने बड़े बड़े जुर्माने लगाए। कुछ नए कर भी उसने लगवाए। 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम टू, अब उस समय मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम टू था, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ? बक्सर के युद्ध में परास्त किया। अंग्रेजों ने मीर का अब मतलब बक्सर का जो युद्ध हुआ उसमें एक साइड कौन था? एक साइड था ये ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे मान लीजिए, और एक साइड कौन था? तो शाह आलम टू थे, प्लस एक अलायंस थी पूरी, और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला थे, ठीक है, शुजा-उद-दौला थे, प्लस आपका मीर कासिम था। मीर कासिम था, ये एक साइड, ये तीनों लोग थे, और एक साइड केवल अंग्रेज थे, और अंग्रेज जीत गए। अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट आगे है हमारा, इस युद्ध के समय विंस्टॉट बंगाल का गवर्नर था, राइट। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मोहर लगा दी थी। कौन सा युद्ध? जो बक्सर का युद्ध हुआ था। भारत में अब जो अंग्रेज थे उनको चैलेंज करने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का जो एरिया था वो अंग्रेजों के अधिकार में आ गया था और दिल्ली के लिए उनका रास्ता पूरी तरीके से खुल चुका था। बक्सर का युद्ध जो था आपका, जो कब हुआ था, 1764 में जो हुआ था, वो एक तरीके से निर्णायक यानी कि बहुत ही डिसिसिव, डिसिसिव बोलते हैं इसको, डिसिसिव आपका वॉर थी वो। बक्सर के युद्ध में के समय जो बंगाल का नवाब था वो कौन था? मीर जाफर। मीर जाफर कैसे बना? क्योंकि मीर जाफर ने किसका साथ दिया था? रॉबर्ट क्लाइव का साथ दिया था। मीर जाफर को हम रॉबर्ट को हम एक सेकेंड, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी बोलते हैं, राइट। रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी बोलते हैं किसको? मीर जाफर को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली के शासक उस समय यानी कि जो मुगल शासक थे वो कौन थे? शाह आलम टू थे। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि थी वो 16 अगस्त 1765 में हुई, राइट। 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया और उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद और कड़ा का जो एरिया था जो नवाब ने छोड़ दिए थे वो शाह आलम को मिले थे। ओके। 12 अगस्त को जो 1765 में की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम टू ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंप्लीटली स्थायी रूप से दे दी थी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। उस समय गवर्नर ऑफ बंगाल चलता था, गवर्नर जनरल नहीं चलता था। ओके। इस समय बंगाल में द्वैध शासन यानी कि डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। डुअल गवर्नमेंट क्या थी कि एक आपका डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, एक डिपार्टमेंट होगा जो पूरी तरीके से रेवेन्यू देखेगा। रेवेन्यू का होगा वो किसके हाथ में हो गया? ऑब्वियस सी बात में किसके हाथ में होगा? कंपनी के हाथ में, ब्रिटिशर्स के हाथ में। उन्हें तो पैसे से लेना देना था। और एक हमारा होगा डिपार्टमेंट लॉ एंड ऑर्डर का, वो किसके हाथ में होगा? वो इन्होंने नवाब को दे दिया, राइट। तो इस तरीके से इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो स्टार्ट कर दिया था इंडिया में। चलिए, कंपनी को दीवानी कार्य के लिए दो उप दीवान, बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में राजा सिताऊ राय, उनकी क्या कर दी? नियुक्ति कर दी। किसने? कंपनी ने, राइट। अब जो शाह आलम टू थे उनका बाकी का बचा हुआ जीवन था वो बहुत अच्छा नहीं था, उनको अंधा कर दिया गया फाइनली उन्हीं के टाइम पीरियड में, क्योंकि वो तो 1806 में मरे थे। 1803 में ही कंप्लीटली इंडिया पे और दिल्ली पे जो है अंग्रेजों का अधिकार हो गया, मतलब मुगल जो थे वो बस नाम मात्र के रह गए थे। अच्छा, शाह आलम के बाद, शाह आलम टू के बाद जो दो अदर बचे हुए मुगल शासक आए वो थे अकबर टू और बहादुर शाह जफर टू। ये केवल नाम मात्र के शासक थे, ये केवल पेंशन इनको मिलती थी, इनका मुगल का जितना भी एक पूरा कहते हैं ना शानो शौकत थी वो इनके पास कुछ नहीं रह गया था। 1765 में अंग्रेजों ने सिलहट की दीवानी प्राप्त की और बर्मा युद्ध के बाद स्कॉट द्वारा सिलहट को जयंतिया और गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़क का निर्माण वो कराने लगे। अब आप ये याद रखिएगा थोड़ा सा कि मेघालय है, ठीक है, मेघालय स्टेट है, आप जानते होंगे, ठीक। इसमें तीन ट्राइब्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है गारो, एक है आपकी खासी और एक है जयंतिया, ठीक है। ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्राइब है मेघालय की। इनमें से जब वो रास्ता बनने लगा सिलहट की से सड़क जाने लगी कि पहाड़ी क्षेत्रों को जोड़ दे ताकि ट्रांसपोर्ट डेवलप हो पाए, ट्रांसपोर्ट डेवलप हो जाए, डेवलप अच्छा होगा तो वो पहाड़ी एरियाज में भी ब्रिटिशर्स ट्रेड अच्छा कर पाएंगे। तो जो खासी जनजाति थी, इसमें खासी ट्राइब, उन्होंने विद्रोह किया, ठीक है। ट्राइबल रिवॉल्ट था ये, एक जनजातीय क्या बोलते हैं इसको, रिवॉल्ट था। उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो तीरथ सिंह उन्होंने किया था। केएम पनिक्कर ने कहा है कि 1765 से 1772 तक कंपनी ने बंगाल में डाकुओं का राज स्थापित कर दिया था, मतलब बंगाल में
जो भी जाता था उसको लूट लिया जाता था। बंगाल एक तरीके से प्लॉन्डरिंग का एरिया बन गया था, लूटपाट का एरिया बन गया था। तो ये हमारा नोट्स का पार्ट खत्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। राइट, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त। तो मुगल सम्राट ने किसको? मुर्शिद कुली खां को एज अ लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंट किया था। उसके बाद फिर उनके दामाद शुजाउद्दीन बंगाल के सूबेदार बने, जिसे तत्कालीन सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो अभी हमने पढ़ा सूबेदार या बंगाल का गवर्नर, दोनों एक ही बात है। तो मुर्शिद कुली खां ये था। चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? तो कौन सा युद्ध था? प्लासी का युद्ध। प्रभुत्व को प्रारंभ प्लासी के युद्ध ने किया, जबकि डिसिसिव और निर्णायक की बात करेंगे हम, तो वो कौन होगा? वो होगा आपका बक्सर का युद्ध। चलिए आप ये सब हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। अब देखिए, निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाएगी तो प्लासी का युद्ध। राइट, पहली पहली पूछ रहा है ना, तो पहला युद्ध प्लासी का ही था, जो कि इसने प्रभुत्व स्थापित किया था। चलिए क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था किस वर्ष में? तो सबको पता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किसके युद्ध में? तो प्लासी के युद्ध में, क्योंकि बक्सर के युद्ध में तो पूरी अलायंस थी। राइट, हमने पढ़ा था पूरी अलायंस थी। सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कह रहा है, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव ने ही लड़ा था युद्ध, कौन सा? प्लासी का, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक यानी कि हेवन बॉर्न जनरल बोला गया है? तो रॉबर्ट क्लाइव को बोला है। किसने बोला है? तो विलियम पिट ने उन्हें बोला है अ हेवन बॉर्न जनरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? प्लासी का युद्ध मैदान वेस्ट बंगाल में, नदिया डिस्ट्रिक्ट, राइट, भागीरथी नदी के तट पे। चलिए नंबर 10 है हमारा, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो ये हम जानते हैं कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद, मुर्शिद कुली खान ने मुर्शिदाबाद बनाई थी। उसके बाद सिराजुद्दौला ने भी नहीं चेंज किया, अलावर्दी खान ने भी नहीं चेंज किया, बट मीर कासिम ने चेंज किया। मीर कासिम ने उसको मुंगेर स्थानांतरित किया, ट्रांसफर किया। क्यों? क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी से दूर रहना चाहता था। राइट, वो किसी भी तरीके का की कॉन्स्पिरेसी नहीं चाहता था, षड्यंत्र से दूर रहना चाहता था और अंग्रेजों का इंटरफेरेंस भी नहीं चाहता था। चलिए नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत पे प्रभुत्व को संस्थापित किया। सबसे अधिक निर्णायक तो वो बक्सर का था। राइट, सबसे अधिक निर्णायक बक्सर का होगा। चलिए नेक्स्ट, अच्छा ये भी एक बार देख लीजिए आप, बक्सर का युद्ध एक बार रिवाइज कर लीजिए किसके बीच में हुआ था। तो 22 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम टू की सम्मिलित सेना, एक साइड मतलब अंग्रेज थे और एक साइड ये तीनों लोग थे, तो इनको अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। और इसके कमांडर में अंग्रेजों की तरफ से जो आपका नेतृत्व कर रहे थे वो हेक्टर मुनरो थे। और उसके बाद इस युद्ध ने प्लासी के जो परिणाम थे उस पर मोहर लगा दी कि अब पूरी तरीके से दिल्ली का रास्ता खुल गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? सबसे ज्यादा निर्णायक तो बक्सर था, प्लासी भी था, बट बक्सर का युद्ध सबसे ज्यादा निर्णायक था। राइट,
क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो हमने पढ़ा, वैसे तो प्लासी भी महत्वपूर्ण है, प्लासी से स्टार्ट हुआ था, नींव रखी गई थी, बट बक्सर का युद्ध उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम टू थे, ये हमने पढ़ा है अभी, शाह आलम टू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी जल्दी से करेंगे ताकि हम कम समय में ज्यादा टॉपिक कवर कर पाए। आपको पता है घटना चक्र में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 55 टॉपिक्स हैं। अब आप बताइए 55 टॉपिक्स को क्या मैं 55 डेज में तो कराऊंगी नहीं, मैं इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराकर प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश करूंगी ताकि मैं अगला सब्जेक्ट भी स्टार्ट कर सकूं। चलिए, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बंगाल के नवाब थे मीर जाफर। मीर जाफर को किसने बनाया था? लॉर्ड क्लाइव ने बनाया था, रॉबर्ट क्लाइव ने, सॉरी, बनाया था। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस एक शासक को दीवानी प्रदान की थी वो था, एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी दी थी, यस, तो वो शाह आलम टू थे। इन्होंने तो दीवानी दे दी थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, अभी हमने पढ़ा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने दी थी? तो ऑब्वियस सी बात है, मुगल सम्राट शाह आलम टू ने दी थी, अभी हमने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार दे दिए थे? तो रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड क्लाइव आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सम्राट शाह आलम टू ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। तो 12 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की संधि हुई थी उसमें इन्होंने ये काम किया था। चलिए, नेक्स्ट है, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? तो हमने पढ़ा था कि आपका बंगाल में बने थे मोहम्मद रजा खां, बिहार में थे शितौब राय, तो मुर्शिदाबाद बंगाल में है तो ऑब्वियस सी बात है मोहम्मद रजा खां। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी के संपर्क में आए। खासी कहाँ? मेघालय में। गारो भी मेघालय की है, जयंतिया भी मेघालय की ही है, राइट। कुकी आपकी मणिपुरी है, ठीक है, कुकी आप याद रखिएगा, मणिपुरी है, आ सकता है ऐसे स्टैटिक जीके में। नेक्स्ट है हमारा, अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही हैं? फर्स्ट कह रहा है, राजा टिकैत राय नवाब आसफ उद्दौला के अर्थ मंत्री थे। यस, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राजा टिकैत राय उनके अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतया कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। तो ये भी आपका एकदम करेक्ट है, आपके दोनों ही जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, राइट। इस तरीके से आपका 1 और 2 दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पे हम नजर डाल लेंगे। राजा टिकैत राय नवाब आसिफ उद्दौला के दीवान या अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाबों में के राज्य में हिंदू अधिकारियों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति दी गई थी, जैसे आसफ उद्दौला के दीवान राजा टिकैत राय व राजा झाऊलाल एवं नवाब सफदर जंग के प्रधानमंत्री सेना नायक राजा नवल राय, ये सब इन्हीं जातियों से थे। तो दोनों ही आपके सही हैं। नेक्स्ट कह रहा है, क्वेश्चन, 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कौन सही कालानुक्रम है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसे लगाना है। तो हमें पता है जैसे आपका अंबर का जो युद्ध था, राइट, हुआ था, अंबर का आपका युद्ध हुआ था 1749 में, जब आपका सेकेंड कार्नेटिक वॉर हो रहा था। कार्नेटिक वॉर किसके बीच में हुआ? किसके बीच में 3 कार्नेटिक वॉर हुए? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में। प्लासी का युद्ध आप जानते हैं 1757 में हुआ, राइट। वॉन्डी वॉश जो है आपका 1760 में हुआ।
ये थर्ड कार्नेटिक वॉर से रिलेटेड है। बक्सर हम सब जानते हैं 1764 में हुआ, तो यही इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन हम देख लेंगे। एक्सप्लेनेशन है 18वीं शताब्दी में लड़े गए युद्ध, अंबर का युद्ध 1749, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर, कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया, उनकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया, राइट। इसीलिए उसने डुप्ले, डुप्ले कौन, फ्रेंच, फ्रेंच था, फ्रेंच गवर्नर, उसको कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग का गवर्नर नियुक्त कर दिया। आगे प्लासी का युद्ध, इसके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते ही हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसके बीच में हुआ, राइट। उसके बाद वॉन्डी वॉच, ये थर्ड कार्नेटिक वॉर, ठीक है, सर आयर कूट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन डी लाली ने किया था, और आपका अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयर कूट ने किया था। थर्ड कार्नेटिक वॉर था। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच जीते थे, थर्ड कार्नेटिक वॉर में फ्रेंच हार गए थे। ओके, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 में वॉन्डे वॉच के युद्ध में पराजित हुआ था। तो काउंट डी लाली ने नेतृत्व किया था फ्रेंच आपकी जो सेना थी, राइट, और फ्रेंच हार भी गए थे। नेक्स्ट है हमारा वॉन्डे वॉच के युद्ध में 1760 में किसने किसको हराया था, तो ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। अभी हमने पढ़ा ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हराया था। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है हमारा 1760 का प्रसिद्ध वॉन्डी वॉच का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। तो क्योंकि एक कॉर्नेटिक वॉर था, तो कॉर्नेटिक वॉर सारे ही अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध, मीर जाफर विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव। तो ऐसा नहीं, बक्सर के युद्ध में तो एक तरफ अलायंस थी और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर तो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ ही था ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। वॉन्डी वॉच का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सही है आपका, करेक्ट है। चिलियांवाला का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको हम आगे चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में। बाकी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। चिलिया वाला युद्ध हम देख लेते हैं। चिलिया वाला जो युद्ध है वो 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया था। अंग्रेजों और सिख के बीच में हुआ था। सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी थी और यह एक इनकंक्लूसिव वॉर थी, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। ओके, लॉर्ड गफ के नेतृत्व में हुआ। सिख सेना शेर सिंह के अंडर में थी। खुर्दा का युद्ध देखते हैं। खुर्दा का युद्ध 1795 में निजाम के विरुद्ध मराठों द्वारा लड़ा गया, जिसमें निजाम की हार हुई। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें नए से लगते हैं वो हम देखते चलेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध किसने किया, तो देखिए मराठा ने 3 एंग्लो मराठा युद्ध लड़े थे। ठीक है, 3 एंग्लो मराठा। आगे जब आप मराठास में पढ़ाऊंगी तो आपको एंग्लो मराठा युद्ध बताऊंगी। 3 एंग्लो मराठा युद्ध करने के बाद ही उनके जो उनकी शक्ति है उसको वो दबा पाए ब्रिटिशर्स, और मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर मराठाओं ने अपने साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। और उस सिचुएशन का लाभ किसने, अंग्रेजों ने भी उठाया था। पहला एंग्लो मराठे युद्ध में अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी। सालाबाई की संधि से प्रथम युद्ध बंद हुआ। वेलेज अली ने 1802 में सहायक संधि के जाल में पेशवा को बांध लिया। पेशवा बाजीराव टू को बांधा था, याद रखिएगा, आगे भी पढ़ेंगे आप। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मराठों की रही सही शक्ति को समाप्त कर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित कर ली। आगे मैं अभी आपको पढ़ाऊंगी। ये टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, जिसमें हमने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब पढ़े। अब हमारा एक नया टॉपिक है क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर, राइट, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, क्षेत्रीय राज्य पंजाब और मैसूर। तो महाराजा रंजीत सिंह, आप पंजाब में जब पढ़ेंगे ना तो रंजीत सिंह का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। रंजीत सिंह से स्टार्ट होता है। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को
शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर पे हुआ था। देखिए जितने भी सिख थे, आपने पढ़ा होगा कि जो सिखों के कितने गुरु थे, तो सिखों के 10 गुरु थे। पहले गुरु हमारे कौन थे, तो गुरु नानक देव थे, राइट, गुरु नानक देव थे। और सिखों के जो अंतिम गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु गोबिंद सिंह थे। ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने क्या किया, सिख सेक्ट जो था हमारा पूरा सिख संप्रदाय, जिसे सेक्ट को संप्रदाय बोलते हैं, उस सिख संप्रदाय को पूरी तरीके से मिलिट्री सेक्ट में चेंज कर दिया था। ठीक है, पूरी तरीके से मिलिट्री में चेंज कर दिया था। तो सिख जो थे उनकी टोटल 11 मिसलें बनाई थी, मिसलें। ठीक है, हर मिसल का एक सरदार होता था, उसके अंडर कुछ लोग होते थे। तो उन्हीं मिसलों में से एक मिसल थी शुकर चकिया। आगे चल के एक और ऐड होनी थी, कहीं कहीं 12 लिखा होता है, बट वो शायद ऐड उस समय नहीं हुई थी, बाद में वो ऐड हुई थी। तो टोटल वैसे 11 थी और कहीं कहीं पर 12 भी दिया होता है। तो शुकर चकिया, आप मिसल का नाम याद रखिएगा। ठीक है, ये आता है कि महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से बिलोंग करते थे, तो शुकर चकिया मिसल का नाम आप याद रखिएगा। उसके मुखिया कौन थे, महासिंह, उनके घर पे जन्म किसका हुआ था, महाराजा रंजीत सिंह का। अब महाराजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल 1809 को क्या हुआ, अमृतसर की संधि हुई। ठीक है, अमृतसर की संधि हुई। 1818 में मुल्तान और 1819 में कश्मीर और 1834 में पेशावर को किसने जीत लिया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने जीत लिया। आगे रंजीत सिंह के बारे में पढ़िएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी एक बड़ी अच्छी वेब सीरीज़ आई है, हीरा मंडी द डायमंड मार्केट करके। तो वो जो आपकी सीरीज़ है वो इन्हीं की लव लाइफ पे बेस्ड है, महाराजा रंजीत सिंह। और उस समय लाहौर में, अभी आप देखेंगे पढ़ेंगे आगे, इसमें लाहौर में को उन्होंने अपनी राजधानी बना लिया। लाहौर में ही एक शाही मोहल्ला था, फिर बाद में उसका नाम हीरा मंडी पड़ा। बाकी आप सीरीज़ में देख लीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छी है, काफ़ी महंगी अब तक की सीरीज़ रही है, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो आप देखिएगा ज़रूर, उससे आपको थोड़ा और डिटेल पता चलेगी। यस, तो इन्होंने कश्मीर, पेशावर और इनको जीत लिया। 1798 में अफगानिस्तान के शासक जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उसकी तोपें क्या हो गई, चिनाब नदी में गिर गई। लेकिन ये इतने अच्छे थे रंजीत सिंह कि इन्होंने वो उन तोपों को निकलवा कर वापस भिजवा दिया। तो उससे वो खुश हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान का शासक जमान शाह, उसने उनको लाहौर पर अधिकार करने दिया। ठीक है, कि तुम लाहौर पर अधिकार कर सकते हो। तो 1799 में रंजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया और लाहौर को ही अपनी राजधानी भी बना लिया। ठीक है, वहीं से ये कांटेक्ट में आए थे, ठीक, हीरा मंडी के। तो जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 में जब अमृतसर को भी भंगी मिसल से छीन लिया, इन्होंने एक मिसल थी भंगी मिसल, जैसे शुकर चकिया मिसल थी वैसे एक भंगी मिसल भी थी, तो उससे उन्होंने अमृतसर को छीन लिया। उसके बाद पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर, मतलब कि जो पॉलिटिकल कैपिटल थी वो लाहौर बन गई और जो रिलीजियस कैपिटल थी वो कौन बन गई, अमृतसर। दोनों ही किसके अंडर आ गई, महाराजा रंजीत सिंह के अंडर आ गई। वो बहुत ही ज़्यादा एक कैपेबल जो है शासक थे। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। तो ये बात इनके बारे में याद रखिएगा कि इनकी जो है बचपन में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये इनकी केवल एक ही आंख से ये देख सकते थे। तो उस पर इन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अब अफगान अमीर शाह शुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर का डायमंड दिया। कोहिनूर डायमंड की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। कोहिनूर डायमंड निकला कहाँ से, तो काकतीया आप जब ये एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे तो काकतीया डायनेस्टी थी साउथ में, कर्नाटक में, वहाँ से कोहिनूर डायमंड को माइनिंग किया गया था। कोहिनूर डायमंड हीरे की तो वो होती है ना, खदान होती है, माइनिंग की जाती है, जैसे कोयले की खदान में हीरा होता है, तो कोयले की खदान में से माइनिंग की गई तो कोहिनूर डायमंड निकला। फिर काकतीया डायनेस्टी में एक माता जी का टेम्पल था, देवी जी की आँख में ये
लगाया गया था कोहिनूर डायमंड, वहाँ से चुरा लिया। ठीक है, वहाँ से चुराया गया और चुराते चुराते मैं आपको उसकी हिस्ट्री पढ़ाऊँगी। पहले अलाउद्दीन खिलजी, फिर उसके बाद खिलजी ने किसको दिया, खिलजी ने दिया मलिक काफूर को। मलिक काफूर उसका स्लेव था ना, उसने खरीदा था। मलिक काफूर से फिर वो आपका शाहजहां ने पीकॉक थ्रोन में लगवा लिया। फिर पीकॉक थ्रोन को कौन लेकर चला गया, अहमद शाह अब्दाली लेकर चला गया। फिर अहमद शाह अब्दाली ने उसको अपने जो उसका था सेनापति शाह शूजा को दे दिया। यहाँ फिर शाह शूजा ने क्या किया, रंजीत सिंह को कोहिनूर दिया। ठीक है, फिर फाइनली रंजीत सिंह के बाद वो मिला लास्ट आपके जो पंजाब के रूलर थे दलीप सिंह। हाँ, इन्हीं के आगे सक्सेसर थे दलीप सिंह। दलीप सिंह के बाद फिर उनको हरा कर वो ब्रिटिशर्स ले गए और आज वो इंग्लैंड में है। ठीक है, और वो हमें वापस भी नहीं करेंगे हमारा कोहिनूर। तो चलिए, ये थोड़ा एक्स्ट्रा पार्ट था, राइट। इसको रब कर देते हैं, हम रब कर देंगे। बीच बीच में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए, नहीं तो फिर ऑलरेडी कहानी वाला सब्जेक्ट है और आपको और बोरियत होती है। अब रंजीत सिंह के बाद कोई तो कमान संभालेगा। जब वो मर गए 1839 में, तो उनके बेटे खड़क सिंह सिंहासन पर बैठे। मैं आपको बता दूं, रंजीत सिंह की डेथ के बाद जितने भी सिख थे वो बहुत वीक हो चुके थे। सबसे अच्छे सिख रूलर, लास्ट सिख रूलर रणजीत सिंह ही थे। इसके बाद क्यों जो खड़क सिंह था उसे अफीम खाने की आदत थी, तो ऑब्वियस सी बात है क्या ही वो चलाएगा अपना शासन। तो उसके बाद दरबार में दो विरोधी दल, संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह, उनके भतीजे अजीत सिंह, डोगरा बंधुओं का ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। मतलब दो गुट बन गए। उस गुट में ये लोग थे जो मैंने आपको बताए, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर पंजाब में एक चाउस हो गया, एक अराजकता फैल गई, कुछ सही नहीं था। फिर क्या हुआ, चिलियावाला, जो भी हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े उसमें एक था चिलियावाला। तो चिलियावाला युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। किसने, किसके किसके बीच में, तो अंग्रेजी सेना और लॉर्ड गफ। सिख सेना का नेतृत्व तो किसने किया था, हमने वहां भी पढ़ा था, तो शेर सिंह ने किया था, राइट। यह युद्ध अनिर्णित था, इसमें कोई निर्णय नहीं निकला था। इस युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था, इतना बस याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा कि जो आप दलीप सिंह, लास्ट सिख महाराजा दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इन्हीं से फिर अंग्रेज कोहिनूर लेके चले गए थे, फिर वापस नहीं आया हमारा कोहिनूर। उन्होंने 1843 से 1849 तक शासन किया। दलीप सिंह ने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। रूस की यात्रा की, फाइनली ये रूस में, ये पेरिस में ही रह गए। इनको एक्चुअली वहीं भेज ही दिया था अंग्रेज़ों ने, बहुत वीक थे तो इनको पेंशन बांध के इनको भेज दिया था। फिर ये फाइनली इन्होंने ईसाई धर्म भी अपना लिया और पेरिस में ही इनकी मौत हो गई 1893 में। इनकी अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार भी कहाँ, इंग्लैंड में ही हुआ था दलीप सिंह का। 1849 में सेकेंड एंग्लो सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया। ठीक है, अंग्रेजों ने पंजाब को भी अपने अंडर में ले लिया। और यही सेम बात जो मैंने बताया कि दलीप सिंह को पेंशन देकर ब्रिटेन यानी इंग्लैंड भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी 1849 में पंजाब पर शासन के लिए 3 लोगों की एक परिषद का गठन किया। सन हेनरी लॉरेंस को अध्यक्षता दी, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रैनविले मानसेले को सदस्य के रूप में नियुक्त किया। क्या हुआ, जब आपके 1849 में सेकेंड एंग्लो आपका सिख वॉर खत्म हो गया, तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, पंजाब पर शासन करने के लिए 3 लोगों का एक कमेटी बनाई। उसके कौन कौन सदस्य थे, हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस एंड चार्ल्स ग्रैनविले मॉन्सेले। ठीक है, ये उसके सदस्य थे, राइट। आगे बढ़ेंगे। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 69 में हुआ, 67 से 69। इस युद्ध में हैदर अली विजय हुए। ठीक, एंग्लो मैसूर युद्ध हमारा 1767 से 1769 पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। इसमें हैदर अली जीत गए। इस समय गवर्नर वेरेल्स था। युद्ध 4 अप्रैल 1759 को मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। इतना याद रखना आपको कि पहला एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ, तो 67 से 69 के बीच में हुआ। हैदर अली जीत गए, ठीक, अंग्रेज हार गए और समाप्ति किससे हुई, तो मद्रास की संधि से समाप्ति हुई।
दूसरा यानी सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध 1780 से 84 हुआ। अब ये भी हैदर अली ने लड़ा, लेकिन शुरुआत के जो 2 साल थे, शुरुआत के 2 साल हैदर अली ने लड़ा और बाकी के 2 साल जो थे वो टीपू सुल्तान, मतलब 1780 से 1782 तक वो हैदर अली ने लड़ा, लेकिन 82 से 84 तक टीपू सुल्तान ने लड़ा, क्योंकि हैदर अली नहीं रहते हैं। ठीक है, हैदर अली निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकॉट पर अधिकार कर लिया। ठीक, इस दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान पर हरा दिया। टीपू सुल्तान, ठीक है, इन्होंने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीपुर नामक स्थान, पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया, याद रखिएगा। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ। ठीक, आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवो में पोल्लीपुर और शेलिंगपुर में हैदर अली को परास्त कर दिया। फिर क्या हुआ, 1782 में हैदर अली की डेथ ही हो गई। उनका बेटा टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान ने उस युद्ध को, जो सेकेंड एंग्लो मराठा आपका कौन था, एंग्लो मैसूर युद्ध था, जो उसको किसने जारी रखा, तो उनके बेटे टीपू सुल्तान ने जारी रखा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरुआत के 2 साल हैदर अली ने लड़ा था, बाकी के 2 साल टीपू सुल्तान ने। और एंड में क्या हुआ, मंगलौर की संधि हुई। पहले में मद्रास की संधि से खत्म हुआ, दूसरे में मंगलौर की संधि से खत्म हुआ। नेक्स्ट हमारा, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ठीक है, जैकोबिन उसका सदस्य भी बना। साथ ही में उसने अपनी राजधानी में फ्रांस मैसूर मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा, मतलब ट्री ऑफ लिबर्टी जिसे बोलते हैं। एक्चुअली वो जानता था कि अगर मुझे स्ट्रांग बनना है, अगर मुझे ब्रिटिशर्स से लड़ना है, तो मुझे सबसे अच्छे संबंध रखने पड़ेंगे। इसलिए उसने अफगानिस्तान, फ्रांस और ईरान, कुस्तुनतुनिया, हर जगह अपने दूत भेजे। ठीक है, आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना भी की। वो मॉडर्न भी हो रहा था। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन भी उसकी जो नीतियां थी उसमें मॉडर्नाइजेशन भी हमें देखने को मिल रहा था। फिर क्या होता है, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध होता है 1790 से 1792। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, इसका ये खत्म कैसे होता है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। पहले में मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर की संधि, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान अंग्रेजों से लड़ता हुआ मार दिया गया। फोर्थ भी हुआ 1799 में, बट टीपू सुल्तान की इसमें क्या हुई, डेथ हो गई। वो लड़ते लड़ते मर गया। इसके कुल सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। बाकी जो बचे हुए लोग थे उनको वेल्लोर में कैद कर लिया। और अंग्रेजी सेना को वेलेजली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व किया था। मैसूर को जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्क्विक्स की उपाधि दी थी। ठीक है, और युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर अड्यार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया। देखिए कितने चालाक थे वो लोग। अचानक से अपने ही ब्रिटिश को बैठाकर, अंग्रेज को बैठाकर, वो बाकी के लोगों में ये नहीं करना चाहते थे कि मैं तो यहाँ राज एडमिनिस्ट्रेशन करने आया हूँ। वो लोग अभी भी हमारे दिमाग में ये रख रहे थे कि हम यहाँ केवल ट्रेड करने आए हैं, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन करने आए हैं। राइट, और कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। मतलब धीरे धीरे करके सबको अपने में मिलाते चले जा रहे थे। अब बेगम सामरू की बात करें। बेगम सामरू ने एक बहुत फेमस चर्च का निर्माण कराया। कहाँ, मेरठ के पास सरधना में। उनके पति एक यूरोपीय वॉल्टर रेनहार्ड सॉम्ब्रे थे। पति उनके यूरोपियन थे जिन्होंने कई रियासतों को अपनी सैन्य सेवा प्रदान की थी। सॉम्ब्रे को बंगाल के नवाब नजफ खान ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्ता खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरधना की जागीर दी थी। इसीलिए उनकी बेगम ने सरधना में चर्च का निर्माण करवाया। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना की शासिका बन गई। पति मर गए तो फिर उन्होंने शासन संभाला। खत्म होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के पार्ट को। तो पहला क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित था दिल्ली, काबुल, मकराना, श्रीनगर। तो हमने पढ़ा कि श्रीनगर पे यानी कश्मीर पे उन्होंने, और अमृतसर को अपने अंडर में ले लिया था। ठीक है, तो श्रीनगर था उनके अंडर में, काबुल, दिल्ली, मकराना, ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा।
ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो हमने अभी पढ़ा कि वो शुकर चकिया मिसल से थे, राइट, शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह ने राज्य की राजधानी थी तो लाहौर थी। राजधानी पूछेगा सिंपली तो लाहौर। जब आपसे डिफ्रेंशिएट करके पूछेगा कि राजनीतिक राजधानी कौन सी थी और आपकी पॉलिटिकल वो रिलीजियस कैपिटल कौन सी थी, पॉलिटिकल कैपिटल कौन सी थी, फिर आप डिफ्रेंशिएट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालते आला की स्थापना की थी? तो उन्होंने अपनी कैपिटल लाहौर में ही अदालते आला की स्थापना की थी। यहाँ पर रंजीत सिंह की न्याय व्यवस्था कठोर थी। राज्य की सर्वोच्च अदालत का नाम अदालते आला था। अदालते आला लाहौर में थी। रंजीत सिंह स्वयं उसके प्रधान न्यायाधीश थे, मतलब चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो रंजीत सिंह ने प्राप्त किया था शाह सूजा से, अफगानिस्तान के शाह सूजा से, राइट। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने कहा था ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली? तो ये महाराजा रंजीत सिंह के लिए है। अभी हमने पढ़ा, बहुत ही काबिल सिख रूलर थे, शुकर चकिया मिसल के थे। एक आंख एक्सीडेंट में उनकी नहीं रही थी तो एक आंख से देख पाते थे। नेक्स्ट है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो खड़क सिंह। खड़क सिंह देखिए, नौनिहाल सिंह भी थे लेकिन खड़क सिंह जस्ट बाद वाले थे, तो उत्तराधिकारी। क्वेश्चन नंबर 8, सिख राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक दलीप सिंह थे, जिन्हें ब्रिटिशर्स ने फिर पेंशन बांध के ब्रिटेन भेज दिया था, राइट। नेक्स्ट है हमारा, पंजाब के पूर्व महाराजा दलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन सत्य है? 23 अक्टूबर 1893 का उनका निधन पेरिस में हुआ। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, ऐसा तो नहीं, उनका ब्रिटेन में ही अंत्येष्टि हो गई थी, इंग्लैंड में। उन्होंने कभी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, बिल्कुल नहीं, उन्होंने ईसाई धर्म अडॉप्ट कर लिया था, हमने पढ़ा। वो कभी रूस नहीं गए थे, वो इंग्लैंड भी गए थे, वो रूस भी गए थे, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इनके बारे में, ठीक है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10, सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो दलीप सिंह अंतिम शासक थे, हमने भी पढ़ा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंजाब के विलय के पश्चात पंजाब पर शासन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन 3 परिषद का सदस्य नहीं था? तो हमने पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी ने 3 सदस्य की एक कमेटी बनाई, जिसमें हेनरी लॉरेंस था, जॉन लॉरेंस था और एक और थे, बट ये आपके HM इलियट और रॉबर्ट मॉन्टगोमेरी ये तो नहीं थे, तो ये दोनों ही नहीं थे इसके सदस्य, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बार 3 लोगों का परिचय, जिसमें हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्लेमनिल मॉन्सेल। थोड़ा सा टिपिकल नेम है, बट ऑप्शन देखेंगे आप तो आपको क्लिक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ? तो इसमें हैदर अली जीते थे, हमें पता है, हमने पढ़ा अभी, ठीक। 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो किसने की थी? हैदर अली ने की थी डिंडीगुल में, राइट। हैदर अली काफ़ी अच्छे रूलर थे। पढ़ लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन हम। UPPCS प्री 2020 में आया है, रिसेंट है, तो एक बार नज़र डाल लेंगे। 1742 में वेंकट रॉय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की। 1755 में मैसूर के महाराजा ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। मैसूर के राजा ने हैदर अली को डिंडीगुल भेजा। 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर कब्जा किया और इस किले को एक सैन्य चौकी में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया। 1777 में पुरशीन मीर साहेब को डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया। तो
हैदर अली करेक्ट ऑप्शन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवो के युद्ध में हराया, तो वो कौन था? तो वो सर आयर कूट थे। आयर कूट ने हराया था, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो टीपू सुल्तान हैदर अली के बेटे थे। कहाँ बनाई थी? श्रीरंगपट्टनम में। अभी हमने पढ़ा श्रीरंगपट्टनम में, राइट। जैकोबिन क्लब बनाया और उसके सदस्य भी बने। जैकोबिन क्लब ना आगे चल के ये आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उससे इन्होंने लिया। हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही 3 मिले वर्ड, लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब भाईचारा। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही हमें 3 शब्द, ये तीनों जो कॉन्सेप्ट हैं हमें वहीं से मिले हुए हैं, राइट। तो भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति में दूतावास स्थापित किए? तो वो टीपू सुल्तान था, राइट। टीपू सुल्तान। और जैकोबिन क्लब भी इनका लिबर्टी, ट्री ऑफ लिबर्टी इन्होंने लगाया, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उससे ये प्रभावित थे, ओके। नेक्स्ट है हमारा, टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था। कहाँ? तो पोल्लीलूर में। हमने पढ़ा पोल्लीलूर में, राइट। नेक्स्ट है हमारा है, अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो श्रीरंगपट्टनम की, हैदर अली तो मर गए थे, टीपू सुल्तान बचे थे, टीपू सुल्तान की राजधानी थी तो टीपू सुल्तान के साथ ही की थी। तीसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध था 1790 से 92, ठीक है। पहले में मद्रास की संधि, पहले में क्या हुई? मद्रास की संधि, दूसरे में मैंगलोर और तीसरे में ये श्रीरंगपट्टनम, राइट। टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के साथ युद्ध में कब मारे गए? तो जब लास्ट आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हो रही थी 1799 में, तब मार दिए गए कौन? टीपू सुल्तान, ओके। नेक्स्ट हमारा मैच करना है हमें, कौन एक सही सुमेलित है बताना है। पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुए, नहीं, हैदर अली तो जीते थे, तो गलत है। और मद्रास की संधि हुई। सेकेंड एंग्लो मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया, नहीं, ऐसा नहीं था, ये भी गलत है। तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, राइट, ओके, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित किया गया और युद्ध में के मध्य दिवंगित हो गया, ये हमने पढ़ा है 1799 में टीपू सुल्तान फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ते लड़ते युद्ध के बीच में ही मारे गए। चलिए एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ठीक है, देख लीजिए आप एक बार एक्सप्लेनेशन। इसीलिए मैं नोट्स कहती हूँ ध्यान से पढ़िए, क्योंकि नोट्स अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं तो आपको एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। इलाहाबाद की संधि हम सब जानते हैं 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है। फिर 1765 में क्या हो गई? इलाहाबाद की संधि हो गई। मैंगलोर की संधि आपकी 1784 में ही हुई थी। आपकी मद्रास की संधि आपकी जो पहला एंग्लो मैसूर था 66 से 69 उसके बाद हुई। 69 में सालबाई की संधि 1782 में हुई, राइट। यह आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। देखिए इलाहाबाद में 2 संधियां हुई। इलाहाबाद की पहली संधि अंग्रेज और मुगल शासक शाह आलम के के बीच में 12 अगस्त 1765 को हुई थी, जबकि दूसरी संधि अंग्रेजों और अवध के नवाब शुजा उद दौला के बीच में 16 अगस्त 1765 को हुई थी। दोनों ही आपकी जो संधियां हैं इलाहाबाद की 1765 में हुई और अगस्त में हुई। एक 12 अगस्त को हुई और एक आपकी 16 अगस्त को हुई, ठीक है। मैंगलोर की संधि द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद 1780-84 के बाद टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुई। 1784 में सालबाई की संधि पहले एंग्लो मराठा
सालबाई की संधि एंग्लो मराठा से रिलेटेड है, ठीक है। 3 एंग्लो मराठा युद्ध हुए थे, अभी आप मराठास पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी। 75 से 82 के बीच। मद्रास की संधि हमें पता है पहले एंग्लो मैसूर वॉर के बाद हुई, इसमें हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगम समरूर ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया? तो सरधना। सरधना कहाँ? आपका मेरठ के पास, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति आरंभ की। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों को निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए। आमेर में सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित के तत्वों का संस्कृत में अनुवाद किया, ये तो सही है, ये भी सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया, भी सही है। तो सही नहीं है वो, ये आपका ए है जो सही नहीं है, राइट। ये आपका सही नहीं है। देख सकते हैं आप इसका कि रणजीत सिंह ने तोपखानों पर अधिक बल दिया, राइट। सवाई जयसिंह ने यूक्लिड के रेखा गणित तत्वों का संस्कृत में अनुवाद कराया। हमने ये अपने मिडाइवल हिस्ट्री के लास्ट टॉपिक में इसको पढ़ा था, याद करिएगा। तो इन्होंने जयपुर, दिल्ली, बनारस आदि में 5 वेधशालाएं भी बनवाई थी। और टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा देवी मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था, ठीक है। जबकि बंगाल में राजस्व कृषि पद्धति प्रारंभ करने का श्रेय अली मर्दान खान को नहीं बल्कि मुर्शिद कुली खान को जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, थोड़ा एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। चलिए देखते। तीसरा युद्ध जो है हम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठा के बीच में हुआ था, राइट। मराठा तो कहाँ से? इब्राहिम लोदी आ जाएंगे। इब्राहिम, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में हुई थी, ठीक है। तो कहाँ से आ जाएगा? तो ये तो गलत है। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, ये भी गलत है। हमें पता है फोर्थ जो 1799 में हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था, ये हमने पढ़ा है बिल्कुल। मीर जाफर को इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा गया है। तो आपका ऑप्शन 3 केवल करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे। आगे है, ओके, तो हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो गवर्नर जनरल्स एंड वॉइसराय होगा। थोड़ा लंबा टॉपिक होगा ये, काफ़ी इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कौन से संधि के समय कौन गवर्नर जनरल था, कौन वॉइसराय था, किस समय कौन था, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यस, आज का वीडियो हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। तो सेशन ख़त्म हो गया है। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपको कोई भी हेल्प मिलती है इनसे, तो हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल सफलतागंज को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, सो दैट ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट हम आप तक लाते रहें और आपकी हेल्प करते रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जो होगा हमारा गवर्नर जनरल एंड वायसराय पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।